सभी ज्वाइन हो जाइए। आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? आप सभी मुझे देख पा रहे हैं कि क्लियर? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी योगिक साधकों को मेरा सादर प्रणाम, हरिओम, सुप्रभात। जो जो हमारे साथ आज के इस सत्र में एफबी पर लाइव आना चाहते हैं वो प्लीज़ लाइव आ जाइए। हमारा सत्र जो है वो चालू होने ही वाला है, बस 1 से 2 मिनट में चालू कर देंगे हम। आज का हमारा विषय भी यही है कि योग करें और सदैव स्वस्थ रहें। सभी को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? चलिए आज का हम हमारा योग सत्र चालू करेंगे। योगा में सदैव स्वस्थ रहें योग द्वारा, ये तो एक सूक्ति है ही सही, और उसके लिए हमें योगा बहुत ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में। रोज़मर्रा के जीवन में योग को हमें प्रथम स्थान देना ही चाहिए, और हम सब जो है प्रथम स्थान देते आए हैं। योग में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। सबसे पहले हम किसी प्रशिक्षक के साथ में करते हैं तो हमें सही तरीका मालूम पड़ता है कि क्यों और कैसे। योग में सबसे पहले जब भी आप योगासन चालू करेंगे तो सबसे पहले प्रथम हमें प्राणिक क्रिया करना चाहिए। प्राणिक क्रिया करने से क्या होता है मैं आपको करके बताऊँ कि प्राणिक क्रिया कैसे होती है, क्यों करना चाहिए, कितनी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्राणिक क्रिया करने से रात भर जब हम सोते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो रात भर की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में भरी रहती है, और जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन का उत्सर्जन शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, आप रिफ्रेश फील नहीं करेंगे। और प्राणिक क्रिया करने से दूषित वायु रात भर की सारी बाहर निकल जाती है और शरीर में ऑक्सीजन का संचार तेज होता है, और जिससे हमें योगा करने में आसानी होती है। प्राणिक क्रिया करने से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और वार्म अप भी हो जाता है एक छोटी मात्रा में। करेंगे सबसे पहले प्राणिक क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे और मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और हाथों को ऐसे पीछे की ओर फेंकेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। देखिए, दोनों हाथ में ऊपर करूंगा और मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकूंगा और दोनों हाथ में पीछे की ओर फेंकूंगा ऐसे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 बार इस क्रिया को करने से हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो दूषित वायु है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा चुकी है। उसके बाद फिर हम इसी का सेकंड वर्जन करेंगे प्राणिक क्रिया का ही। इसमें दोनों पैरों में कंधों की जितनी दूरी रखना है और दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है। इस तरीके में थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर फैलाना है। पैरों में कंधों जितनी दूरी रखना है, पास पास नहीं रखना है पैर, है ना, उससे आपको आसानी रहेगी। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी रखना है और पैरों के पंजे सीधे रखना है, ऐसे फैले हुए नहीं रहेंगे, ऐसे पंजे सीधे रखना है। और नाक से श्वास छोड़ते हुए बगल बांधना है।
इस तरीके से मुंह से भी आप श्वास छोड़ सकते हैं। अगर नाक से दिक्कत आ रही है तो आपको नाक से छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार एक हाथ ऊपर करना है और एक बार एक हाथ करना है। इसको भी हम 10 बार करेंगे। श्वास नाक से छोड़ेंगे। अगर नाक में बहुत ज़्यादा सर्दी जमी हुई है, दिक्कत है, तो मुंह से भी छोड़ सकते हैं। इसको करने से क्या होता है, अगर फेफड़े हम दबा रहे हैं और फेफड़े जितने ज़्यादा हम दबाएंगे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी। और जब हाथ यूँ कर रहे हैं तो हमारे फेफड़े विस्तारित हो रहे हैं, जिससे फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से प्राणिक क्रिया करने से जो है अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। श्वास नहीं भराती है, फेफड़े विस्तारित होते हैं और श्वास लेने से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं। जब भी हम पीछे जाएंगे तो हमारे हाथ कंधों की सीध में रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं करना है। हाथ पीछे रहेंगे, स्ट्रेट कंधों की सीध में, ऐसे भी नहीं करना है। हाथ हमारे ऐसे रहेंगे। इस तरीके से करेंगे और धीरे से हाथों की हथेली की दिशा जमीन की और हाथ नीचे। प्राणिक क्रिया नंबर 3 करेंगे। उसमें भी हमें दोनों हाथ हमारे इस तरीके से ऊपर ले जाना है। हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ हमारे ऐसे रहेंगे। पैरों में कंधों की जितनी दूरी रहेगी, पैर मेरे पंजे मेरे सीधे रहेंगे और नीचे झुकते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए हाथों को बांधना है। डिब्बा करके बताता हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। इस तरीके से एक बार एक हाथ ऊपर और एक बार एक हाथ ऊपर रहेगा। गर्दन मेरी नीचे रहेगी, नाक से श्वास छोड़ना है। नाक से श्वास नहीं छोड़ पाए तो मुंह से छोड़ेंगे। इसको 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने प्राणिक क्रिया ये हम कर चुके हैं। चौथी प्राणिक क्रिया करेंगे लास्ट। उसमें आप सभी को आती होगी, क्रॉस हैंड्स और क्रॉस लेग्स करना है। और इसमें कोशिश पूरी ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारा घुटना ऊपर की ओर लाना है, इस साइड लाना है। राइट घुटने को लेफ्ट छाती की तरफ लाना है और लेफ्ट घुटने को राइट छाती की तरफ लाना है और कोहनी उस पर टच करना है। जितना ज़्यादा हम घुटने को ऊपर की ओर लेके आएंगे, पेट पे दबाव पड़ेगा, पेट पतला होगा, चर्बी घटेगी और दूषित वायु बाहर आएगी। करते हैं। इस तरीके से हमको करना है। प्राणिक क्रिया हमने कर ली है। एक अल्प विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में कंधों की समान दूरी रहेगी। बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास पर श्वास लेंगे। आती हुई श्वास को महसूस करेंगे और जाती हुई प्रश्वास को महसूस करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। एक अल्प विश्राम करने के बाद में कुछ योगा के नॉर्मल आसन करेंगे। जैसा कि हमारा आज का विषय है, सदैव योगा करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। कुछ कंधों का संचालन करेंगे। सामान्य संचालन है। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स रहते हैं, जिन लोगों के कंधों में जर्क रहता है, कंधों में दर्द रहता है, जिन लोगों की सलंग, वापस लाओ, जिस तरह सीटिंग सलंग रहती है और जो उनकी पीठ जकड़ जाती है, कंधे बहुत दुखते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखना है। हाथ नीचे नहीं रहेंगे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे धीरे हाथों को 0 की स्पीड से बिल्कुल करना है। वहीं के वहीं हाथों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से, इस तरीके से। और जो है धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज करना है। करिए 10 बार करेंगे। 10 बार सीधा और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकेंड, क्या हुआ? आया किसी था? इसमें आया था। आप देख नहीं रहे, आगे टॉप पे। चलिए, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। फिर दोनों हाथों कंधों पर रखेंगे।
दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा रोटेट करना है। सामने की ओर जब कोहनी आएगी तो आपस में चिपकेगी कोहनी इस तरीके से। 5 बार करेंगे, 3 बार हो चुका है, 4 और ये 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से कंधों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। फेफड़ों से संबंधित, हमारे श्वास से संबंधित जो भी जितने भी हमारे रोग हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। फिर उसके बाद हम करेंगे, नॉर्मल करेंगे अभी 1-2 आसन और, फिर हम करेंगे दूसरे। स्वस्थ रहने के लिए जो है योगा के सभी आसन बहुत लाभप्रद हैं और सभी बहुत फायदेमंद है और सभी का समान महत्व है। हाँ, खड़े रह के हम अभी 1-2 आसन और करेंगे। स्थिरता के लिए वृक्षासन की प्रैक्टिस करेंगे। मेडिटेशन का एक भाग है वृक्षासन। पैरों में शक्ति बढ़ाता है। जिस पैर के ऊपर हम खड़े हैं उसमें ताकत बढ़ती है। पैरों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। स्थिरता बढ़ती है, मेडिटेशन का पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। एक पैर को इस तरीके से ऊपर तक लाना है और किसी भी एक बिंदु पे स्थिरता से देखना है। और अगर आप हाथ ऊपर ला सकते हैं तो धीरे धीरे आपको हाथ ऊपर लाना है, हाथों को मिलाना है। कानों की, हमारे हाथों को कान से चिपकी रहेगी। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों से नमस्कार आसन की मुद्रा में ही छाती के पास आना है। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकेंगे। किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। हमारे शरीर में हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। हमारी बुद्धि में, दिमाग में, चित्त में हमें अच्छा लगता है। फिर धीरे से वापस आने के लिए सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे। साइड से हाथों को फैलाएंगे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर करेंगे। धीरे से नीचे लाएंगे और इस पैर को नीचे करेंगे। फिर अपोजिट पैर से एक बार कर लेंगे। दोनों पैरों से बारी बारी करेंगे। इसी तरह का पोस्टर बनाएंगे, सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को ऊपर कर ले जाएंगे। हाथों के ऊपर कान से चिपकाते नमस्कार आसन बनाते हुए दोनों हाथों से नीचे लाएंगे। छाती के पास हाथ रखेंगे। किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। इस ध्यान रखेंगे कि हमारा जो घुटना है वो यूं नहीं आएगा, हमारा घुटना यूं ऐसा रहेगा, पैरेलल प्लेन सामने से, ठीक है। और फिर हमें रुकना है। कुछ क्षण रुकेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे इस आसन में। शरीर में जहाँ भी तनाव, खिंचाव, दबाव पड़ रहा है पूरा ध्यान रहीं। फिर वापस आने के लिए दोनों हाथ पहले ऊपर, साइड से नीचे लेंगे। हथेलियों को रुक जमीन की ओर, धीरे से हाथ नीचे और पैर नीचे। इस तरीके से करना है। कुछ मैं आपको कमर की स्ट्रेचिंग का आसन बताऊंगा। जिन लोगों को मोटापा रहता है या कमर में साइड में चर्बी जम जाती है, या जिन लोगों की कमर जकड़ी भी रहती है, कमर में जर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जो लोग एसी को पे कुछ ज़्यादा करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो शरीर में जकड़ान से रहती है, तो शरीर की जकड़ान दूर करने के लिए, कमर से संबंधित सभी रोग दूर करने के लिए और कमर की साइड की चर्बी दूर करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले सीधे खड़े होना है हमको। सीधे खड़े होने के बाद में दोनों पैरों को पास में चिपका के रखना है। जितना पैर आप पास में चिपका सकते हैं। चाहे तो आप, अगर आपको आसानी नहीं हो रही हो तो पैरों में हल्की सी आप पंजों में गैप कर सकते हैं। शरीर सीधा रहेगा, कंधे मेरे सीधे रहेंगे, गर्दन मेरी सीधी रहेगी। मैं राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर करूंगा, हाथ को पूरा ऊपर करूंगा और फिर जो है धीरे धीरे साइड में झुकूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और नीचे झुकने के बाद में मेरा ये वाला हाथ जो है वो ढीला रहेगा और ये वाला हाथ मेरे को सीधा रहेगा। हाथों की बगल मेरी कान से चिपकी रहेगी, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकूंगा मैं। मेरी इस साइड कमर में पूरा खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को हमें महसूस करना है। हमें कभी भी यूं नहीं झुकना है, हमें हमेशा साइड से इस तरीके से झुक के रखना है और हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। धीरे से वापस आएंगे। हाथों को यूं लाने के बाद में हथेली का रुख जमीन को करेंगे, हाथ नीचे।
फिर अपोजिट हैंड से करेंगे, हाथ पहले इस स्थिति में सीधा लाएंगे, हथेली को रुख आसमानी कर करेंगे, हाथों को कान से चिपकाएंगे, हाथ मेरा जो सीधा है ऐसे कैसा रहेगा, इस साइड कमर में पूरा खिंचाव आएगा, कमर की चर्बी कम हो रही है, कमर की टोनिंग हो रही है। वजन कम करने के बाद में जो कमर की कमरी लटक जाती है वो भी टाइट हो जाती है। ये हाथ मेरा बिल्कुल ढीला रहेगा, कमर में जहां भी मुझे तनाव खिंचाव दर्द हो रहा है उस समय पूरा महसूस करूंगा। कुछ क्षण इस स्थिति में दर्द का आनंद लेंगे, शरीर में जहां भी तनाव खिंचाव दर्द हो रहा है पूरा ध्यान रखें। फिर धीरे से वापस हाथ यहाँ तक लाऊंगा, हथेली का रुख में आसमान जमीन पर करूंगा और धीरे से हाथ नीचे। एक एक बार और करेंगे इसको हम। फिर एक बार राइट हैंड को लाएंगे हम कंधों के सीध में, हथेली का रुख अभी जमीन की ओर से आसमान की तरफ करेंगे, फिर हम बीच में आएंगे, झुकेंगे, जितना ज्यादा झुक सकते हैं झुकेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पंजे तने हुए रहेंगे, हाथ की बगल कामरे से चिपकी हुई रहेगी, गर्दन को गुड़का के ऐसे गैप नहीं रखेंगे, बीच में गर्दन ऊपर करके रखेंगे। फिर रुकेंगे कुछ क्षण, फिर धीरे से वापस हथेली का रुख जमीन की ओर नीचे। फिर लेफ्ट हैंड से जाएंगे, हथेली का रुख आसमान की जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ करेंगे, हाथ ऊपर, कान से चिपकी हुई बगल, हाथ ढीला, जितना झुक सकते हैं झुक जाएंगे। कमर दर्द के लिए, चर्बी कम करने के लिए, जिनको स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरों में नसें खिंचाती हैं, उन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है ये आसन। फिर धीरे से वापस हाथ नीचे और रिलैक्स। इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी कंधों जितनी गैप कर लेंगे पंजों में, मेरे पैर के पंजे से टेढ़े नहीं रहेंगे, ऐसे सीधे रहेंगे। पैरों का अलाइनमेंट हमेशा जब भी हम खड़े रहते हैं तो इस तरीके से सीधा ही होना चाहिए। जब भी हम खड़े रहेंगे तो हमारा जो है पैरों का अलाइनमेंट हमेशा सीधा रहना चाहिए। जब भी आप कभी घर पे भी खड़े रहे, ऑफिस में भी खड़े रहे, तो कोशिश करें कि आप इस तरीके से खड़े रहें। यूं खड़े रहने से क्या होता है, हमारे पैरों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और हम इसमें ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, जबकि पैरों का अलाइनमेंट हमेशा हमारा इस तरीके से होना चाहिए। फिर वापस राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड झुकेंगे। अब इसमें मुझसे और ज्यादा झुकते बन रहा है क्योंकि मैंने पैरों में गैप कर ली है। पैरों में गैप करने से शरीर और ज्यादा नीचे झुकता है। अब जहां पे भी जितना खिंचाव आ रहा है कमर में, उसे मैं महसूस करूंगा। फिर धीरे से वापस, फिर अपोजिट, रुकेंगे कुछ क्षण, मीठा मीठा जो शरीर में दर्द हो रहा है उसका आनंद लेंगे, उसका अनुभव करेंगे। फिर धीरे से वापस, फिर एक बार और रुकेंगे, फिर वापस, फिर अपोजिट, धीरे से रिलैक्स। योग एक ऐसा विषय है जिससे करके आप स्वयं को डॉक्टर आप खुद ही बन सकते हैं। और छोटी मोटी जो तकलीफ रहती हैं, जो शारीरिक दुर्बलता रहती है, जो शारीरिक हमें समस्या रहती है, जो रोग रहते हैं, उसको हम खुद ही निदान कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बहुत अच्छा आसन बताता हूँ स्ट्रेचिंग के लिए, कमर के दर्द के लिए। बिल्कुल सिंपल है। मेरे को दोनों हाथ मेरे से पीछे लॉक करके रखना है। हाथों की अवस्था इस तरह से रहेगी, हाथों के पीछे हम लॉक कर लेंगे। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, गर्दन मेरी पूरी पीछे रहेगी, पैरों में कंधों की जितनी हम गैप कर लेंगे और जितना हम झुक सकते हैं गर्दन पीछे गुड़काते हुए दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। देखिए इस टाइप से खड़ा होकर करता हूँ, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस टाइप से करने के बाद में हाथ से जितने ऊपर ले जा सकता ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे मेरी गर्दन ऊपर रहेगी और सामने से मैं जितना झुक सकता हूँ उतना झुकूंगा और दोनों मेरे हाथ ऊपर रहेंगे। गर्दन मेरे ऊपर रहेगी, गर्दन मुझे नीचे नहीं करना है, गर्दन मेरे ऊपर ही रहेगी। पूरा दबाव रीढ़ पे आएगा और फिर धीरे से वापस सीधे हाथ मेरे में धीरे धीरे नीचे। कंधों के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है ये, बिल्कुल रैपिड फायर सिस्टम है इसको करने का। एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। दोनों हाथ नीचे तने हुए रहेंगे, पैरों में पीछे की ओर झुकूंगा, जितना झुक सकता हूँ, घुटने मेरे सीधे हैं, गर्दन मेरी ऊपर है। फिर धीरे धीरे वापस आऊंगा, फिर दोनों हाथ ऊपर करूंगा, गर्दन मेरी नीचे नहीं आएगी, गर्दन मेरी ऐसी ही रहेगी, 90 डिग्री पे कमर आ जाएगी। कुछ क्षण रुकूंगा, रीढ़ पे खिंचाव आ रहा है, कंधों के टखनों में खिंचाव आ रहा है। धीरे से वापस हाथ भी ऊपर रहेंगे, कमर सीधी, फिर हाथ नीचे, गर्दन सीधी, धीरे से रिलैक्स। खड़े रहने का ये
सेशन में हम यही कर तक करेंगे, फिर हम धीरे से हमारा आसन लगा कर नीचे बैठ जाएंगे। आप सब भी नीचे बैठ जाइए आराम से। नीचे बैठ के करेंगे हम आसन हमारे कुछ। नीचे बैठ के आसन करने में सबसे पहले हम आराम से हम दंडासन में बैठ जाएंगे या वज्रासन में बैठ जाएंगे। विश्राम करने के लिए जो अवस्था आपको अच्छी लगे उस अवस्था में आप आराम से बैठ सकते हैं, जिसमें आपको सुखपूर्वक आनंद मिले। इसको हम वज्रासन बोलते हैं, जिसमें हमारे दोनों पैर पीछे रहते हैं, मुड़े हुए पंजे सुले हुए रहते हैं, कमर हमारी सीधी रहती है। जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो, घुटनों में आए दिन दर्द रहता है, वो ये आसन बिल्कुल ना करें, क्योंकि घुटने मोड़ने वाले आसन घुटनों के दर्द वालों को नहीं करना चाहिए। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो कि हम भोजन के बाद कर सकते हैं। पूरे योगा में यही एकमात्र ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठना चाहिए वज्रासन में। वज्र के समान शरीर हमारा मजबूत होता है, दृढ़ बनता है, सशक्त बनता है और समर्थ बनता है। शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हमारे पाचन तंत्र मजबूत होता है और भोजन हमारा जल्दी पचता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। जब भी आप वज्रासन में बैठते हैं तो एड़ियों से जो है आपके हिप्स बहुत ज़्यादा पिंच होते हैं, नितंब, योगा की भाषा में हम हिप्स को नितंब बोलते हैं। तो ये हिप्स में जो है वज्र नाम की नाड़ी रहती है। ये वज्र नाम की नाड़ी जो है वो एड़ी के प्रेशर से बहुत ज़्यादा पिंच होती है और इफेक्टिव हो जाती है। वर्किंग सिस्टम इसका एकदम फास्ट हो जाता है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से है, जिससे हमारे खाने पचने की स्पीड तेज हो जाती है और अपच की समस्या खत्म हो जाती है। अगर आप सोचेंगे वज्रासन में ना बैठे और फिर हिप्स पे प्रेशर पड़े किसी और आसन से या हाथ से, ऐसा वो नहीं हो सकता है। इसलिए वज्रासन में बैठना चाहिए। शुरू में अगर समस्या आती है वज्रासन में बैठने में कि पंजों में दर्द होता है, दुखते हैं, तो नीचे तकिया लगा लें, पलंग पे बैठ के कर लें। बाकी इसका जो ओरिजिनल मेथड है करने का वो आसन लगा के फिर वज्रासन में बैठने का ही है। चलिए मैं अभी साधारण स्थिति में आऊँगा। आज हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन के लिए आप लोग आराम से ऐसे बैठ जाएंगे, इस तरीके से दोनों पैरों को हम ऐसे मोड़ के रखेंगे। एड़ियों को पजामे के पास नीचे तक जितना आप ला सकते हैं पास तक आप लाएंगे और हाथ मेरे कोहनी से सीधी रहेगी, हाथ ऐसे मोड़ के नहीं रखना है, कोहनी ऐसे सीधी रहेगी मेरी, कमर मेरी सीधी रहेगी, गर्दन जो है वो सीधी रहेगी, तो पीछे नहीं करके रखना है ना, ऐसे नीचे लटका कर रखना है, ऐसे सीधे करके रखना है। और पैरों को जितने ज़्यादा ऊपर नीचे ला सकते हैं उतने ज़्यादा हम लाएंगे। इसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, तितली आसन। थाइस के जॉइंट्स खोलने के लिए, पैरों की जकड़ान दूर करने के लिए, पैरों की नसें खोलने के लिए बहुत बेस्ट है। इसको करने से हर्निया नहीं होता है और अगर हर्निया स्टार्टिंग स्टेज में है तो वो भी दूर हो जाता है। पैरों के सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, पैरों में जो अतिरिक्त चर्बी रहती है थाइस में वो भी दूर होती है, पैरों में लचीलापन आता है। इस तरीके से करेंगे। क्या हुआ? इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से कम 100 बार करना चाहिए और 100 बार करने में मुश्किल से आधा मिनट 9 मिनट लगता है। 1 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया। जितना ज़्यादा कर सकते हैं करेंगे। पैर पूरे मेरे जमीन पर टच हो रहे हैं, नहीं होंगे स्टार्टिंग में आप लोगों से तो कोई बात नहीं, जितना होगा उतना करेंगे और इस तरीके से करना है। करेंगे। कमर सीधी रहेगी मेरी, कोहनियाँ मेरी तनी हुई है, गर्दन मेरी सीधी है। इस तरीके से करने के बाद एक अल्प विश्राम इसी स्थिति में लेंगे। पैरों की थाइस में, पैरों की पिंडलियों में जहाँ भी मुझे दर्द हुआ है, तनाव खिंचाव पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, पूरा ध्यान वहीं। अगर आपको ज़्यादा रिलैक्स होना हो तो आप थोड़े से पैर बाहर निकाल के भी रिलैक्स हो सकते हैं और पैर को या फिर ऐसे करके भी आप ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, उससे पैर रिलैक्स हो जाएंगे। इसी स्थिति में हम इसका आगे का वर्जन करेंगे। बटरफ्लाई पोज में ही पैरों को ऐसे रखना है। अगर आपको ज़्यादा पैर अंदर नहीं हो रहे हैं तो आप पैरों को थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं। दोनों हाथ मेरे पंजों पे रहेंगे, इस तरीके से मुझे पंजे पकड़ना है। कमर मेरी सीधी रहेगी,
गर्दन सीधी रहेगी, फिर गर्दन को मैं ऊपर करूँगा, सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति में रहूँगा, फिर श्वास भरेंगे, गर्दन नीचे रहेगी, प्रश्वास करते हुए यानी श्वास को छोड़ते हुए सामने से हाथों को इस तरीके से निकालना है, पेट को मैं अंदर खींच रहा हूँ, श्वास छोड़ते हुए मेरी गर्दन पूरी ऊपर है और फिर मेरे को धीरे धीरे पूरा नीचे आना है, फिर धीरे से गर्दन पहले ऊपर और फिर कमर सीधी। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा माथा पूरा जमीन पे लग जाए और फिर जितनी देर आप सुखपूर्वक रुक सकते हैं रुकेंगे। जब ना रुकते वक्त धीरे धीरे ऊपर आएंगे, एकदम झटके से ऊपर नहीं आना है वरना कमर में जर्क आने का डर रहता है। एक बार फिर करेंगे, आराम से सुखपूर्वक पहले पोस्टर सही बनाएंगे, कोहनियाँ सीधी रहेगी, गर्दन ऊपर रहेगी, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी, फिर श्वास भरेंगे, फिर प्रश्वास करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए सामने से नीचे झुक जाएंगे, फिर धीरे से वापस। फिर वापस विश्राम करना है, अगर पैरों को रिलैक्स करना है तो दंडासन में आ जाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास और प्रश्वास। चलिए वज्रासन में कुछ आसन करेंगे जो कि बेली फैट के लिए, ओबेसिटी वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, आए दिन गैस भरा जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपने सुना होगा, किसी किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है तो पेट पूरा फूल जाता है, किसी को छाती में गैस भर जाती है तो सीने में बहुत दर्द होता है, किसी को पैरों की पीढ़ियों में गैस भर जाती है, कई बार हमारे सिर में गैस भर जाती है, सिर बहुत दुखता है। तो गैस से संबंधित कोई सा भी रोग हो, कोई सी भी समस्या हो, उसको इंस्टेंट अगर आपको क्योर करना है, एक कोशिश करना है इंस्टेंट क्योर करने की। और कभी भी आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित समस्या ना हो, कभी भी आपको मोटापा ना हो, आपकी टमी हमेशा अंदर रहे, बाहर निकली ना रहे, और थाई से संबंधित, नसों से संबंधित जो भी जकड़ान है, दर्द है, मतलब ये आसन के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत आसान है। हम साथ में करते हैं। वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में बैठने के लिए हमेशा वज्रासन योगा में कैसे बैठते हैं, पैर फैलाएंगे, पहले राइट पैर को पीछे मोड़ेंगे और फिर लेफ्ट पैर को पीछे मोड़ेंगे। वज्रासन में आने का ये तरीका है। वज्रासन में आने के लिए आसन में सेट कर लूँगा, आप भी अपना आसन सेट कर लीजिए बाहर से। वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे सुखपूर्वक, एड़ियों में थोड़ी सी गैप रहेगी, हिप्स उसके ऊपर हम आराम से टिका लेंगे। वज्रासन का पोस्टर हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। कभी भी वज्रासन बैठने के बाद जमीन का सहारा नहीं लेंगे, ऐसे हाथ रख के आराम से जंघा प्रदेश के ऊपर ऐसे हाथ टिका के रखेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं आपको इसमें 2-3 स्टेप्स बताऊंगा करने के लिए। दोनों हाथों को घुटनों के आगे से टिका देंगे, कोहनियाँ सीधी रहेगी, मुड़ी भी नहीं रहेगी, कोहनियाँ सीधी रहेगी, गर्दन पूरी ऊपर रहेगी, लंबी गहरी श्वास भरना है नाक से, फिर नाक से ही प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाना है, पेट को अंदर खींचना है और माथा नीचे जमीन पर। माथा नीचे जमीन के आने के बाद भी हाथों की बिल्कुल कान से चिपकी रहेगी और माथा जमीन पे चिपका रहेगा और फिर धीरे से गर्दन ऊपर, धीरे धीरे हाथ पीछे। इस आसन को करते वक्त एक ध्यान विशेष, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें नीचे आएंगे तो आपके जो हिप्स है वो एड़ियों पे से नहीं उठेंगे, आपके नितंब आपके एड़ियों से चिपके रहेंगे। अगर एड़ियों से आपके नितंब में गैप आ जाएगी, उठ जाएंगे, तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। नी नीचे पूरा झुकते बने, माथा पूरा जमीन पर टच ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि केवल पेट में कड़कपन रहता है, बॉडी में स्टिफनेस रहती है, इसलिए भी पूरा नीचे नहीं झुकते बनता है। एक बार फिर करेंगे मेरे साथ में। दोनों हाथों को घुटनों के आगे जमा लेंगे, पंजों को, हथेलियों को जमीन की तरफ, जमीन से चिपकी हुई, गर्दन मेरी ऊपर रहेगी, मैं लंबी गहरी श्वास भरूंगा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से नीचे, पेट को अंदर खींचेंगे, माथा जमीन पर। जब वापस आएंगे सबसे पहले गर्दन ऊपर, धीरे धीरे हाथों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाएंगे और धीरे से रिलैक्स। इसी का एक वर्जन और करेंगे हम, इसमें बहुत सारे वर्जन से। घुटनों में थोड़ी सी गैप कर लेंगे इस तरीके से,
दोनों हमारे हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। कमर को इस स्थिति में आकर जितना ज़्यादा आप अंदर को दबा सकते हो, कंधों के पीछे ले जा सकते हो, उतना ले जाएंगे। गर्दन पूरी ऊपर रहेगी। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ लंबे और माथा जमीन पर। एड़ियां नेत्रों से चिपकी रहेगी और ये वर्जन सबका बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि पेट नहीं अड़ रहा है हमारे जंघा प्रदेश से धीरे धीरे वापस, इसलिए आसानी से नीचे जाते बनता है। एक बार वो करेंगे इसी को। दोनों हाथों दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। फिर धीरे से वापस। फिर धीरे से दोनों पैरों को पास बनाएंगे। मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी आसन बताता हूँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी, मोटापे के लिए भी, साथ में शुगर पेशेंट्स के लिए भी। क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है हमारे पेनक्रियाज रहते हैं, लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज रहते हैं। तो पेनक्रियाज एक्टिवेट जब भी होंगे जब हमारे हाथों की मुट्ठी का प्रेशर बनता है। आप जब भी पद्मासन में भी बैठते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठते हैं तो आपके जो राइट पैर की एड़ी रहती है वो लेफ्ट साइड में टच होना चाहिए, तो उस पेनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। और फिर पेनक्रियाज एक्टिवेट होने से क्या होता है कि इंसुलिन क्रिएट होता है, उससे आपको शुगर लेवल बॉडी में बना रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को इंसुलिन से संबंधित कोई रोग है, समस्या है, पेनक्रियाज एक्टिवेट नहीं रहते हैं ज़्यादा, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये आसन है। और साथ में ओबेसिटी वालों के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों के लिए तो रामबाण आसन है मेरी भाषा में। ऐसे आराम से बैठना है सुखपूर्वक, दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाना है और नाभि के आसपास मुट्ठी को सेट करके रखना है। नाभि मुट्ठी को यहाँ नहीं रखना है या यहाँ नहीं रखना है, नाभि के आसपास मुट्ठी को ऐसे सेट करके रखना है। कमर मेरी सीधी रहेगी, गर्दन मेरी सीधी रहेगी। श्वास प्रश्वास सामान्य लेके मैं मेरी शारीरिक स्थिरता लाऊंगा। फिर गर्दन ऊपर करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरूंगा मैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए मुझे नीचे झुकना है, नीचे झुकना है और माथा जमीन पर लगाना है। नाभि के आसपास मुट्ठी बनी हुई है, पेट में मुट्ठी चुभ रही है, गड़ रही है, गड़ने देंगे, चुभने देंगे। हल्का फुल्का दर्द होगा उसे सहन करेंगे। अभी आदत नहीं है इसलिए मुट्ठी चुभ रही है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो पूरा आप नीचे मत झुकिए, जितना मैं झुक पाया हूँ। जितना झुकते बने, किसी से इतना झुकते बने, इतना झुकते बने, इतने ही झुकते बने, उतने ही झुकेंगे। और अगर आप पूरा नीचे झुक सकते हैं तो आप पूरा नीचे झुक जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, आनंद लेंगे। फिर धीरे से वापस आने के लिए सबसे पहले गर्दन ऊंची करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस और हाथ शिथिल, धीरे से रिलैक्स। ये हमने एक आसन करा है जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है। इसको मंडूक आसन भी बोलते हैं, वज्रासन में बैठ के करा जाता है। और जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, ओबेसिटी के लिए, शुगर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है वो लोग इस आसन को ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर धीरे से हम पैर खोल लेंगे। पैरों में अगर आपको दर्द हो गया बैठे बैठे तो दंडासन में बैठ जाएंगे, पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, पैरों को इस तरीके से कर लेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स, उंगलियों का संचालन कर लेंगे और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, स्वस्थ रहने के लिए जैसे बहुत सारे आसन हैं। अब हम एक दो आसन जो है हम पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आके करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हर प्रकार का आसन हमें करना चाहिए। विश्राम की स्थिति में आने के लिए मैं आपको एक सिंपल पोज बताता हूँ जिससे हमारे एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे। पेट के बल आने के बाद में पंजे हमारे फैला लो, या तो आप पीछे से या पंजों को सुला के रखो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। इस तरीके से पोस्टर बनाने के बाद में इस तरीके का पोस्टर बनाइए, कोहनियों का स्टैंड और हाथों को इस तरीके से करके गाल टिका दो, ठोड़ी टिका दो। मकर आसन, मकर के समान शरीर की स्थिति बनती है, इसलिए इसे मकर आसन कहते हैं। जिन लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, स्लिप डिस्क रहती है, रीढ़ में गैप कम रहती है, ज़्यादा रहती है, कमर जकड़ी हुई रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है कमर से संबंधित, टेल बोन से संबंधित, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन है मकर आसन। जिनको सीटिंग का जॉब रहता है, हैवी वर्कआउट करने का समस्या रहती है, ज़्यादा वजन उठाने का काम रहता है, कमर में जकड़ान रहती है,
कमर में केवल लोच आ जाती है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। फिर इसके दूसरा फायदा ये है कि हम पेट केवल टीके हैं, पेट भी दबता है, टंगे अंदर होती है, गर्दन में ऊंची होती है तो थायराइड ग्रंथि रहती है हमारे यहाँ पे, पैराथायराइड ग्रंथि रहती है हमारे यहाँ पे, उससे थायराइड भी दूर होता है। एक आसन के हमेशा बहुत सारे फायदे रहते हैं, पर करने का तरीका सही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोहनी से फैला लेते हैं और फिर हो जाते हैं, तो गलत है। कोहनी हमेशा इसमें सीधी रहना चाहिए ऐसी, और फिर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी कोहनी आपने बहुत ज़्यादा बाहर निकाल ली है, खूब ज़्यादा अंदर कर ली, तो भी ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। कोहनी एक नॉर्मल स्टैंड बना के रखना है और इस तरीके से रखना है। अब हम इसी में एक दूसरा आसन करेंगे। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि गर्दन और जितनी ज़्यादा ऊपर हो सकती है करेंगे, कोहनी को चिपकाते हुए हमारी जो उंगली है बीच वाली बड़ी उंगली, मध्यमा उंगली जो है, मध्यमा उंगली को हम ठोड़ी के नीचे टिकाएंगे। और ज़्यादा गजब का मज़ा आ रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है रीढ़ में, उसका आनंद लेंगे। पीछे से हमारे घुटने चिपके रहेंगे, पंजे चिपके रहेंगे, और इस तरीके से यूं रीढ़ में गजब का दर्द हो रहा है, उसे महसूस करिए। फिर धीरे से वापस और मकर आसन का पोस्टर बना लेंगे। इसी में मैं आपको भुजंग आसन करना सिखाऊंगा। हम करेंगे भुजंग आसन। इसी पोस्टर में रहना है, दोनों हाथों को कंधों की सीच में रखना है, हाथ खूब पीछे भी नहीं, खूब आगे भी नहीं, कंधों की सीच में हाथों को रखना है। मेरा माथा भी जमीन पर रहेगा, दोनों हाथ हमारे बगल से चिपके रहेंगे, पीछे से पैरों की एड़ियां चिपकी रहेगी, एड़ियों में गैप नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास सामान्य करने के बाद धीरे धीरे मैं श्वास भरूंगा। श्वास छोड़ते हुए सबसे माथा ऊपर, नाक ऊपर, ठोड़ी ऊपर और छाती ऊपर, और कोहनियों को मैं सीधा लाने की कोशिश करूंगा, और गर्दन मेरी ऊपर। भुजंग आसन। भुजंग आसन के इतने सारे फायदे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपके शरीर में जहाँ भी आपको पेट खिंचा हुआ रहा है, रीढ़ में खिंचा हुआ रहा है, गर्दन में कंधे में खिंचा हुआ रहा है, महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस सबसे पहले छाती नीचे, फिर ठोड़ी, फिर नाक और माथा। एक बार वो करेंगे। इसी स्थिति में माथा ऊपर, नाक ऊपर, ठोड़ी ऊपर, छाती ऊपर, दोनों हाथ सीधे, और यूं भुजंग आसन। भुजाओं को ताकत देने वाला आसन। भुजंग आसन के इतने सारे फायदे हैं कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे हम तो रोज भुजंग आसन ही करेंगे। फिर धीरे से वापस भुजंग आसन के मैं मकर आसन में बैठ के आपको फायदे बताता हूं। भुजंग आसन का सबसे पहला फायदा ये है, महिलाओं में जिनको अनियमित माहवारी की समस्या रहती है वो दूर हो जाती है। भुजंग आसन से महिलाओं में, हमारी माताओं को, बहनों को पीरियड्स रेगुलर आना चालू हो जाते हैं। पुरुषों में जननांग शक्ति मजबूत होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है इससे, मोटापा दूर होता है इससे, कमर से संबंधित कोई सा भी रोग हो, सारे रोग दूर हो जाते हैं। थायराइड अच्छा होता है क्योंकि गर्दन ऊपर हो जाती है। अस्थमा अच्छा होता है इससे, क्योंकि भुजाएं विस्तारित होती हैं हमारी, जब हम इस तरीके से करके हम ऊपर होते हैं तब फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े विस्तारित होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, और जिनको श्वास भरने की समस्या वो भी दूर होती है। तो देखिए आप कितने सारे फायदे हैं इसके। मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। पीरियड्स की समस्या दूर होती है, धातु रोग दूर होता है, जननांग शक्ति मजबूत होती है पुरुषों में, मोटापा दूर होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है इससे, और जो है कमर से संबंधित कोई ऐसा भी रोग, स्लिप डिस्क हो, कंधों में कोई जर्क हो, रीढ़ में खिंचाव हो, तनाव हो, सब दूर होता है इससे। तो इस भुजंग आसन को आप रोज करिए, नियमित करिए, कम से कम 4-4, 5-5 सेट लगाइए, जो मैंने जिस तरीके से आपको करने के लिए बताया उस तरीके से। और फिर जो है हम वापस आएंगे, या तो वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, और जो वज्रासन में ना बैठ सके उस सुखासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से किसी भी आसन को आप थोड़ा लंबे समय तक करिए। लंबे समय तक मतलब किसी 2 अर्थ से बोल रहा हूँ मैं। किसी भी आसन के आप 4-4, 5-5 सेट लगाइए सुखपूर्वक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, और उसको एक लंबे अंतराल तक करिए, 1 महीना, 2 महीना। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन करा और हमें आराम नहीं हुआ। किसी भी आसन को सुखपूर्वक
जब तक आप कर सकते हैं करिए। योगा में एक सुक्ति है, स्थिरे सुखनम आसनम, स्थिरे सुखम आसनम। किसी भी एक आसन में स्थिरता से अगर आपको उसमें मीठा मीठा दर्द हो रहा है, उसमें आपको सुख मिल रहा है, उसमें आप बने रहिए, तो वो आपके इफेक्टिव होएगा और फिर वो आपको शरीर को फायदा पहुंचाएगा। कोई सा भी आसन अगर आप करते हैं, उसका आपने 5 सेकंड 10 सेकंड करा और करके छोड़ दिया और 2-4 दिन करा, फिर 4 दिन नहीं करा, फिर 1-2 दिन करा, फिर आप बोलेंगे हम तो योग बहुत समय से करते आ रहे हैं, हमें आराम नहीं हुआ, तो वो चीज़ गलत है। शरीर को कोई भी आसन से फायदा जब भी पहुंचेगा, लाभ जब भी पहुंचेगा जब हम उसको सही तरीके से एक सीमा तक करेंगे। शरीर को जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट उस आसन की शरीर को पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके हमें फायदा होगा। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम कपालभाति करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को कपालभाति करना नहीं आता है मैं बता देता हूँ। कपालभाति 2 तरीके से होता है, एक पेट से और एक माथे से। पेट वाली जो क्रिया रहती है इसे कपालभाति भी कहते हैं और पेट की शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। इसमें आप जिस स्थिति में बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, बद्धासन, वज्रासन, और जिन लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो, कुर्सी पे पलंग पे बैठकर भी पैर नीचे लटका के भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। हमेशा प्राणायाम खाली पेट ही करना है। खैर हम तो योगा भी खाली पेट ही करते हैं। और आराम से जिस स्थिति में आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। कमर हमेशा सीधी रहेगी, गर्दन हमारी सीधी रहेगी, कंधे हमारे तने हुए रहेंगे। कपालभाति में जब भी श्वास और प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको श्वास लेने की कोशिश नहीं करना है। श्वास अपने आप अंदर चली आएगी। श्वास इतनी स्मार्ट रहती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर चली आएगी। इसलिए आपको श्वास लेने में दिमाग नहीं लगाना है, तो श्वास अलग से खींचना है। आपका पूरा ध्यान जो है वो श्वास छोड़ने में होना चाहिए और पेट को अंदर खींचने में होना चाहिए। जितनी बार आप प्रश्वास करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा और नाक से झटके से श्वास छूटेगी। हमें नाक से आवाज़ करते हुए श्वास छोड़ना है और पेट को जब भी हम नाक से श्वास छोड़ेंगे हमारा पेट को हमको अंदर खींचना है। एक बार मैं आपको करके बताता हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। मैं आराम से बैठा हूँ। सबसे पहले मैं मेरे बुद्धि को स्थिर कर रहा हूँ। श्वास प्रश्वास मैंने सामान्य कर ली है। अब मैं पेट अंदर खींचूंगा और नाक से श्वास बाहर छोड़ूंगा। आप देखना ध्यान से। पेट अंदर, नाक से श्वास छोड़ने की आवाज आएगी आप सभी को। एक बार फिर देखिए। देखा आपको? 1 सेकंड का विश्राम अपने आप हो जाएगा। श्वास नहीं लेना है, वो अपने आप चली जाएगी अंदर शरीर में। इसको हम साथ में 10 बार करेंगे, सेकंड राउंड में 15 बार साथ में करेंगे। सभी जने ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। पेट को पूरा पूरा अंदर खींचेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं। गिनती अपने अपने करना है सभी लोगों को मन में। दस बार मैं कर चुका हूँ। मैंने अलग से श्वास नहीं भरी है, न कोशिश करी है लेने की, है ना। प्राणायाम मुद्रा बना के रखी है मैंने इस तरीके से। कभी मेरे को आप लोगों को मेरा हाथ नहीं दिख रहा कि मैंने कैसा पोस्टर बनाया, तो इस तरीके का हम प्राणायाम मुद्रा का पोस्टर बना के दोनों घुटनों पे रखना है। 1 राउंड और लगाएंगे, 15 का सब साथ में करेंगे। 15 और कर चुके हैं। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। कपालभाति से 148 प्रकार की बीमारियां अच्छी होती हैं। सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। हमारी आहार शैली बिगड़ी रहती है, हमारी दिनचर्या बिगड़ी रहती है। हमने जीवन को बिल्कुल तहस नहस करके रखा है। शारीरिक दिनचर्या के मामले की बात चल रही है। हम पेट को बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी रोग रहते हैं, पेट से संबंधित जो भी बीमारी हो, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, अल्सर हो, पेट में छाले हो, शरीर में गर्मी हो, डाइजेशन हो, मोटापा हो, मोटापा ऐसे 1 महीने में 2 से 3 किलो कम हो जाता है वजन। पर क्या है, इसकी क्वांटिटी प्रॉपर करना चाहिए हमको।
कपालभाति दिन भर में कम से कम अगर हम 1000 कपालभाति अगर हम रोज करते हैं तब जाके हमको ये शरीर में कुछ गुण करता है। आप अगर 50 से 50 रोज करोगे तो आपको असर ही नहीं करेगा ये। और 1 मिनट में आराम से 100 आराम से होते हैं। अगर आपको शुरुआत में पेट दुख रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आदत नहीं रहती पेट की, इसलिए हमारे पेट में दर्द होता है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर आप 100 10 राउंड लगाइए, मुश्किल से आपके 15 मिनट में 1000 कपालभाति आराम से हो जाएंगे। और कपालभाति का मैं आपको एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ हमेशा स्वस्थ रहने के लिए। किसी भी प्रकार का धातु रोग अगर किसी महिला में या पुरुष में है, जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर के डेली आपको नहीं चढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर से आप कोसों दूर रहेंगे। पुरुषों में भी बहुत सारे प्रकार के धातु रोग रहते हैं, महिलाओं को, बहनों को बहुत सारे प्रकार के धातु रोग रहते हैं। हर प्रकार का धातु रोग दूर, अनियमित माहवारी हो, धातु रोग हो, पुरुषों में भी बहुत सारे धातु रोग रहते हैं, पेट से संबंधित रोग रहते हैं, मोटापा रहता है, कब्जियत रहती है, अरे बहुत सारे प्रकार की बीमारी रहती है। वो सारी बीमारियां दूर, जिंदगी में कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कपालभाति का इतना महत्व है, तो इतना गुणकारी, इतना लाभकारी है शरीर के लिए, इसलिए कपालभाति जो है नियमित करना चाहिए। और हमेशा हम फिर स्वस्थ रहेंगे सही। आप कैसा भी खा लो पी लो सब कुछ कर लो, कपालभाति से आपका सब पच जाएगा। बस क्वांटिटी ध्यान में रखना है कि कम से कम कोशिश करते हुए हम जो है धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम नहीं 1000 होंगे तो शुरू दिन 100 करा, अगले दिन 150, पौने 200, 200, ऐसे करते करते आप 15 दिन में आप 1000 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। आप आसन लगा के नहीं बैठ सकते, आप ऑफिस में फ्री बैठे हैं, खाना खाए हुए अगर आपको 4 घंटे भी हो गए तो भी आप कर सकते हो। भोजन करने के 4 घंटे बाद भी आप कर सकते हो इसको। आप कहीं भी, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप कार में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी आप फ्री बैठे हो, किसी भी अवस्था में बैठे हो, आप इसको पलंग पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, आसन लगा के बैठ के भी आप कैसे भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। योगा के थ्रू हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जवां बने रहते हैं, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, चित्त प्रसन्न रहता है, मानसिक शांति का अनुभव हम हमेशा करते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है, जीवन में हम मानसिक रूप से कुछ सशक्त महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा हमें योग करना ही चाहिए। और योग करना है फिर योगा करना है। योग करने से हमें डिप्रेशन दूर होता है, मानसिक शांति का अनुभव होता है। आज के सत्र को हम जो है यहीं पर विराम करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आखिरी में प्राणायाम मुद्रा बना के 3 बार ओम का नाद करेंगे। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, सामान्य श्वास प्रश्वास, मन में ना ही कोई विचार अंदर आएगा, ना ही कोई विचार बाहर जाएगा, बुद्धि बिल्कुल स्थिर, मन बिल्कुल शांत, बंद आंखों से मन ही मन ओम के आकृति को निहारना है। पूरा कंसंट्रेशन ओम के आकृति के ऊपर बना के रखना है। उस ओम के आकृति को निहारते हुए हम 3 बार ओम का नाद करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए। आंखें हमारी बंद रहेगी, आंखों को भी नहीं खोलना है। 3 बार ओम का नाद करने के बाद हथेलियों का आपस में हम घर्षण करेंगे। हथेलियों को हम आपस में अच्छे से रगड़ लेंगे, अच्छा गर्म कर लेंगे। जितनी ज़्यादा हम हथेलियों को गर्म कर सकते हैं कर लेंगे। हथेलियाँ अच्छी गर्म करने के बाद में कटोरी नुमा स्थिति बनाएंगे हथेलियों की और आंखों के आगे इस तरीके से लगा लेंगे। हथेलियों की गर्माहट को हम आंखों में महसूस करेंगे। आंखों को अंदर अंदर बंद चालू करेंगे। आंखों में रोशनी न जा पाए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आंखों की सिकाई हो रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। फिर धीरे से आंखें बंद रहेगी। हाथ हमारे हम नीचे लाएंगे। दृष्टि हमारी हम नीचे से ऊपर की ओर करेंगे और इस तरीके से हरिओम। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें,
खुश रहें, मस्त रहें, समर्थ रहें, सशक्त रहें। और ईश्वर से हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुद के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे अंतर मन में कभी भी कोई बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे स्वप्न नहीं रहे, कोई कलह क्लेश ना रहे। मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, समर्थ रहूं, सशक्त रहूं। हर विपरीत परिस्थिति में भी आपने मेरा और मेरे परिवार का चेहरा हंसते हुए रखना, और मेरे मन में भी कभी किसी के लिए कोई अंतर मन में कलह क्लेश ना रहे, बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे सपने ना रहे। और मैं हमेशा आपका विरत काम करता रहूं। आपका दिया हुआ ये अमूल्य उपहार स्वस्थ शरीर को मैं हमेशा स्वस्थ बनाए रखूं और चित्त को प्रसन्न रखूं, जिससे आपको भी प्रसन्नता महसूस हो, क्योंकि आप मेरे हृदयस्थ हो। इसलिए मैं ईश्वर के चरणों में आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूं, और जो है ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इसी के साथ हरि।